अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारूफ कुरैशी और प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं मेरी कौम मेरा मुल्क। इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट हंगू में और हंगू के इलाके इब्राहिम ज़ई में। इब्राहिम ज़ई वो इलाका जहां पर जामे शहादत नोश किया पाकिस्तान के एक नौजवान, पाकिस्तान के हीरो एतजाज़ हसन ने। आज अपने प्रोग्राम में एतजाज़ हसन को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और देखेंगे कि वो क्या लम्हा था, वो क्या जज्बा था जिसमें एक सेकंड लगाया इस नौजवान ने और वो लुक़्मा अजल तो बन गया लेकिन पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर गया। शहादत, जामे शहादत उसने नोश किया, सितारे जुर्रत जो है वो रिसीव करेगा। क्या जज्बात है यहाँ पर उनके साथियों के और क्या जज्बात है उसके वालिदैन के, क्या जज्बात है अहले इलाका के, आज मेरी कौम मेरे मुल्क में इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि इब्राहिम ज़ई जो स्कूल है यहाँ का गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसकी इमारत में इस वक्त हम मौजूद है। सुबह का वक्त है, असेंबली का वक्त है और यही वो वक्त है जिस वक्त इस नौजवान ने जामे शहादत नोश किया। वो इस वक्त स्कूल की इमारत में दाखिल नहीं हुआ था, घंटी बज चुकी थी। इसी तरह जैसे आप मेरे इतराफ में देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और अगर वो खुदकुश बमबार इस इमारत में दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो यहाँ पर मौजूद 335 बच्चे जो कि इस वक्त 334 हैं वो आज यहाँ पर मौजूद ना होते, हम यहाँ पर ना होते, यहाँ के असातिज़ा यहाँ पर ना होते, यहाँ की फ़िज़ाएँ सोगवार होती जो कि आज भी सोगवार हैं। लेकिन एतजाज़ हसन की शहादत के बायस ये बच्चे महफूज रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज रहा। लेकिन क्या वजह है कि आज भी हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलकर कंडेम नहीं कर रहे हैं इस वाक़े को, ये भी जानेंगे और उन ओहदेदारान से भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर असेंबली का वक्त हुआ जाता है और यहाँ के बच्चों की, नौजवानों के जहनों में क्या यादें ताज़ा हैं, आज आपको दिखाएंगे मेरी कौम मेरे मुल्क। की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें एतजाज़ हसन सिर्फ पहला बच्चा नहीं है, यहाँ से और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो सितारे जुर्रत और दीगर जो एज़ाज़ात हैं वो अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं प्रोग्राम में और मुलाकात करवाते हैं आपकी एतजाज़ हसन के साथियों से। इस वक्त हम 9th क्लास में मौजूद हैं जिसका स्टूडेंट था एतजाज़ हसन शहीद, और आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट रो में वो बैठा करते थे और पहली ही चेयर है, क्लास मेंटर होते साथ ही। जैसा कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ बात की तो पता चला कि एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कॉन्फिडेंस देखें कि ही वाज नॉट अ बैक बेंचर, लास्ट सीट पर बैठने वाला या लास्ट बेंच पर बैठने वाला बच्चा नहीं था, वो फ्रंट रो में बैठने वाला बच्चा था। और आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन इनके साथियों ने खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तस्वीर ज़रूर यहाँ पर एतजाज़ की रखी हुई है। कुछ इनके फ्रेंड से भी बात करेंगे चूँकि ये उनकी चेयर है तो जो बेस्ट फ्रेंड है वो अमूमन साथ ही बैठा करते हैं। कुछ उनके बेस्ट फ्रेंड से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद रज़ा है। असद आपका बेस्ट फ्रेंड था? यस, मेरा वो बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोस्त थे, हम कभी कभी शहादत की बात करते तो वो कहता था कि खुदा हमें भी शहादत नसीब फरमाए। हम भी जब उसे शहादत मिली है तो हम भी खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी शहादत नसीब फरमाए। अच्छा, क्या चीज़ें पसंद थी एतजाज़ को खाने पीने में और घूमने फिरने में, या कोई खेल पसंद हो? उसे खेल में तो फुटबॉल पसंद था, वो खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था।
اس لیے ہم روزانہ وہ بہت زیادہ پیسے کھاتا تھا, کھانا بھی بہت زیادہ کھاتا تھا. وہ کباب بہت پسند کرتا تھا, شامی کباب. وہ ہمیشہ کوارٹ جا کر اپنے لیے لے آتا اور ہم بھی اس کے ساتھ شیئر کر لیتے. ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتا تھا جب ایسے واقعات, دہشت گردی کے واقعات اور طالبان کے حوالے سے خبریں سنتا تھا, اخبار پڑھتا تھا, اس قسم کی نیوز, اس وقت اس کا کیا تاثرات ہوتے تھے کہ آپ لوگ آپس میں جو تھے وہ ڈیلی لائف, ڈیلی پالیٹکس, کرنٹ سچویشن آف پاکستان, اس پر بھی بات کرتے تھے؟ ہم یہ ضرور اس کے بارے میں بات کرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ پاکستان میں اب بچا ہی کیا ہے, سب لوگوں کو تو طالبان اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ کہتا تھا کہ سب لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہم بھی ضرور شہید ہوں گے پاکستان پر, ہم اپنی جان قربان کریں گے. کیا یادیں ہیں ایسی اعتزاز کو لے کر جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتزاز حسن ہمارا بہت اچھا دوست تھا. وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہی کھیل کے لیے جایا کرتا تھا. ہم دوپہر سے پیر جایا کرتے تھے, گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے تھے. وہ جب بھی فٹ بال آ جاتا تھا تو ہم اس کو بہت تنگ کرتے تھے کیونکہ وہ باڈی میں بھی بہت بڑا تھا, اور ہم اس کو کہتے تھے کہ گول کیپر, وہ تنگ ہوتا تھا کہ میں گول کیپر نہیں کھڑا ہونا چاہتا, لیکن وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا, ہر ایک کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتا تھا. مجھے بتائے گا کہ 6 جنوری پیر کا دن تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا, اس صبح کیا ہوا, کیا منظر تھا, تھوڑا آپ ہمیں بتائیں گے؟ بس اسمبلی شروع ہونے والی تھی کہ دھماکہ ہو گیا اور تمام بچے جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگے, کیونکہ ہمارے علاقے میں تو ایسے دھماکہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے سب بہت خوف زدہ تھے. ہم جب وہاں پہنچے تو اعتزاز حسن پتھر پر پڑا تھا, لیٹا ہوا تھا. جب ہم نے دیکھا ہم بھی اس وقت ڈر گئے تھے کہ خدا نخواستہ اگر یہ دوسرا خودکش ہو, ہم آگے نہیں جا رہے تھے. 2 منٹ کے لیے ہم بہت اپنی جگہ پر کھڑے تھے, لیکن جب دیکھا کہ یہ ہمارے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے تو تمام لڑکوں نے جا کر اعتزاز کو اٹھایا, گاڑی میں ڈال دیا اور اس کو ہنگو منتقل کر دیا. سانس لے رہا تھا اس وقت؟ سانس لے رہا تھا, لیکن جب تھوڑی جگہ پر گاڑی چلی گئی تو وہ سانس لینا کم کر دیا اور جان کنی کی حالت میں تھا. جب اسے ہم نے گاڑی میں بٹھایا تو ارد گرد کے علاقوں میں جب وہ خودکش تھے, اس کے پاؤں پڑے تھے, اس کے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے, تب ہمارے اسکول کی اعتزاز کا جسم سلامت تھا, لیکن پیٹ کی جگہ پر اس کو بہت زیادہ زور سے لگا تھا, اس لیے وہاں سے خون زیادہ بہ رہا تھا. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہاں پر کہ ایک خودکش بمبار آیا, ایک اعتزاز نے تو اسے بچا لیا, لیکن ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ لوگوں کی حکومت سے کیا اس حوالے سے آپ کیا امید باندھتے ہو؟ ویسے تو پاکستان میں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں, ہماری عادت سی ہو گئی ہے دھماکوں کو جھیلنے میں, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی دھماکہ ہو جائے گا. ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے اسکول میں اچھی سیکیورٹی قائم کر دے. ہمارے پیچھے جو پہاڑ ہے, یہاں سے ہمارے لیے بھی بہت خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پہاڑ پر تو کوئی سیکیورٹی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر وہ پہاڑ سے نیچے آ گیا تو ہمارے اسکول کو بہت نقصان پہنچائے گا. اور ہمارے اسکول میں یہ جو باؤنڈری وال ہے یہ بھی بہت چھوٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گی, مجھے بتاؤ کہ اسکول کو ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جی طالبان کی تو یہی منصوبہ ہے کہ ہم سب سے کتاب چھین لیں, کیونکہ جو شخص کتاب کو تھامے گا وہ آگے کامیابی کی طرف جائے گا. یہی کتاب ہے کہ ہم پاکستان کا مستقبل ہے, یہی کتاب کی وجہ سے ہم پاکستان میں ڈاکٹرز بنیں گے, انجینئرز بنیں گے, اور پاکستان کا مستقبل ہم سنبھالیں گے. اس لیے طالبان کی یہی کوشش ہے کہ ہم سے یہ کتاب چھینے, اور تاکہ ہم جاہلوں کی طرح ادھر گھومے پھرے اور اسی کی طرح بنے جیسے کہ طالبان ہے. اعتزاز کے دوست جو ہیں کیسے اس منظر کو بتا رہے ہیں, کیا یہ منظر ان کی آنکھوں سے کبھی جا پائے گا؟ گورنمنٹ ہائی اسکول کی یہ عمارت ہے, ابراہیم زئی کا علاقہ ہے, ہنگو کا ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پر آئے دن حالات جو ہیں وہ طالبان کی وجہ سے خراب رہتے ہیں. 2006 کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر شدت آ گئی ان تمام تر واقعات میں, اور کس طرح سے یہ بچے افیکٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ایک بچے کی زبانی کہ انہوں نے نہیں دیکھا اس قسم کے کبھی دھماکے یہاں پر ہوئے ہوں, لیکن اب حالات یہاں پر یہ خراب ہو گئے کہ ان کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہا ہے. اب ڈر نہیں لگتا اسکول آتے ہوئے؟ ایک آپ کا جو ساتھی ہے وہ تو جام شہادت نوش کر گیا, پھر بھی کیا جذبہ ہے, خوف ہے یہاں پر کہ اب ہم اسکول آئیں گے خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا ہو گیا؟ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم نہیں ڈرتے ہیں ایسے خودکش دھماکوں سے, اور بھی ہو جائے. ہم اعتزاز ہمارے لیے قربانی دیا ہے, اور ہم بھی اسی طرح جذبہ رکھتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اسی طرح جذباتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر دوسرا آیا تو ہم سینہ تان کے چلیں گے اور اس سے ٹکرائیں گے, پھر
शहीद हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हबीब अली साहब के साथ, जो कि क्लास टीचर हैं 9वीं जमात के, जिसमें एतजाज़ पढ़ता था और साथ साथ ये मैथ्स के भी टीचर हैं। पूछेंगे एतजाज़ क्लास में कैसा स्टूडेंट था। अस्सलाम वालेकुम। क्लास में कैसी पार्टिसिपेशन होती थी उसकी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था? बिल्कुल, डिबेट में भी हिस्सा लेता था, खेल कूद में भी हिस्सा लेता था, और दूसरे एक्टिविटी में भी वो सोशल काम में भी वो बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लेता था। ठीक है, मुझे बताइए, एतजाज़ ने तो इस स्कूल का मुस्तकबिल बचा लिया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचा लिया, वरना ना जाने कितने बच्चे जो हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद ना होते, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद ना होते, तो कितना बड़ा एहसान कर गया वो पाकिस्तान के ऊपर, हमारी जानों पर। जी, जाहिर सी बात है कि उसने खुद को अपने आप कुर्बान कर दिया, लेकिन पूरे गाँव को, पूरे स्कूल को उसने बचा लिया। मेरे ख्याल में उसने पूरे पाकिस्तान की स्कूलों को बचाया, क्योंकि तालिबान के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। वो ये चाहते थे कि इन लड़कों से किताब को हटा दें। जब किताब हट गया तो वो जेल सी कौम बन गई। जब जेल सी कौम में तो उसके लिए उसका पकड़ना, उसको मारना उसका बहुत आसान हो जाएगा। तो वो उसका तो एम ही यही है कि उन लड़कों से, इन स्कूलों से, खास वो स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं। वजह इसकी है कि उसके पीछे बहुत बड़ी ज़हनियत, बहुत बड़ा साजिश है उसमें, कि वो इन लड़कों को तालीमी माहौल से उसको दूर ले जाएं, ताकि वो भी हमारी तरह जाहिल बन जाए। आप लोगों के जहनों में अब किस किस्म का खौफ है और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं इस हवाले से? हमारा, हम हुकूमत से ज़्यादा तो हमारा पहले से भी ये मुतालबा था और अब भी है कि इन सोच को पकड़ें, इन साजिशों को पकड़ें, इन साजिशों को नाकाम बना दें, क्योंकि ये लड़के, ये तो दहशतगर्द तो नहीं है, ये तो पढ़ाई में मसरूफ़ है। बाहर से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे हमले करते, क्यों करते हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो इन अनासर को उसकी सख्ती से कलाकमा करें, ताकि वो ऐसे वाक़यात दोबारा रुनुमा न हो। यहाँ पर हम मौजूद थे एतजाज़ की क्लास में, हम स्टूडेंट से भी बात की, हमने टीचर से भी बात की, और हमने यही देखा कि वो जज्बा जिसके तहत एतजाज़ ने अपनी जान दी, एतजाज़ तो चला गया लेकिन वो जज्बा यहाँ पर वो छोड़ गया है। लोग जो है यहाँ पर भरपूर इस वक्त चार्ज हुए हैं जज्बात से, शिद्दत गम से भी, लेकिन साथ साथ शिद्दत जज्बात से भी, और वो यही चाहते हैं कि अगर यहाँ पर दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई हमला होता है तो वो भी अपनी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हंगू गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई में, और जैसा कि हमने आपकी बात करवाई है एतजाज़ हसन के साथियों से, अब बात करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल लालबाज खान साहब से, और उनसे भी एतजाज़ की शहादत के हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या महसूस करते हैं अब इस नशिस्त पर बैठे हुए? ये एक हमारे बच्चे की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगरचे ये एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ, लेकिन इस एक बच्ची की बदौलत ये इदारा सेफ हो गया। हमारे 300 से लेकर 400 बच्चों की ज़िंदगी सेफ हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से हमें बताइए, कोई बंदा शरीक नहीं हुआ, किसी ने भी जो है नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मौजूद हैं, और हुकूमती अहदेदारों पर जिस हद तक जिम्मेदारी आयद होती है, मीडिया और बाकी इदारे तो बाद में आते हैं, पहले तो सूबे की हुकूमत आती है। किस हद तक गैर महफूज समझते हैं इस हुकूमत के अंदर आप अपने आप को? हाँ, ये बात तो मैं आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ इस तरह कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल कोई बंदा नहीं आया है कि वो पूछ ले कि किस तरह वाक़या रनुमा हुआ, ये क्या हुआ। ये एक हकीकत है, लेकिन मैं अगर आपसे ये एक किस्म का रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप मीडिया के ज़रिए कम अज़ कम उन तक ये पहुँचा दें कि कम अज़ कम इस इलाके में कोई इस तरह खौफ हरास नहीं है कि वो नहीं आ सकते। वो आ भी सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो नहीं आते और हमारा नहीं पूछते। अगर वो आ जाए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आ जाए, तो हम सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे स्कूल इदारे के हवाले से हम अपने जहन में कुछ सवालात है कि वो उन तक पहुंचा दे। लालबाज खान, आप मुझे बताइएगा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की यहाँ पे, मुझे बताइएगा कितना अफसोसनाक बात है ये कि एक स्टूडेंट जो है वो एक लम्हे में एक डिसीजन ले लेता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है अपने साथियों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस इदारे की हिफाजत के लिए, स्कूल की हिफाजत के लिए, तालीम को फ़रोग देने के लिए वो एक लम्हा नहीं लगाता। और उसकी शहादत के बावजूद भी हमारे हुक्मरान के इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो उसकी शहादत पर
ताज़ियत के लिए भी नहीं आते इस खौफ से कि कहीं उनको निशाना न बना दिया जाए? यही ऑफ कोर्स क्या ज़ाया चली जाते इस किस्म की शहादत जो है, फिर हम ये तसव्वुर करें क्या पैगाम हम दे रहे हैं अपने आने वाली नस्लों? तो इस तरह है ना, यकीनन मैं कहता हूँ कि अगर हम इस पर भी अफसोस करें बहुत कम है, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं आए। अगर वो आ जाते तो कम से कम हमारे इलाके को, हमें इदारे को, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई होती। तो वैसे भी हमारे बच्चे इतने निडर, इतने दलेर हो चुके हैं। हमारा वो ज़ाती तौर पर मैं अगर ये कहूँ, हमारा स्टाफ इतना दलेर हो चुका है, अगर आप हैरान रहेंगे कि जिस दिन हमारा ये वाक़ हुआ तो हमारी तलीमी सरगर्मियाँ जारी थी, हमारे बाकायदा क्लासेस कंटिन्यू थी। और लेकिन ये अफसोस हमें ज़रूर है कि हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन गवर्नमेंट का, यकीनी बात है कि ये अपोनेंट ग्रुप जो है उनके जहन में उनके खौफ और हरास है, लेकिन ये कब तक ये खौफ हरास होगा? ये तकलीफ़, ये मसाइल, ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगे, हमें खुल कर बात करना पड़ेगा। मौजूद है इब्राहिम ज़ई के इलाके में, जहां पर एक खुदकुश हमला होते होते बच गया, यकीनन हुआ और एतजाज़ हसन उसमें शहादत नोश की, लेकिन जिस बड़े लेवल पर, जिस बड़े पैमाने पर हो सकता था और वो बच गया। मेरे साथ मौजूद हैं उस वाक़े के वाहिद चश्मदीद गवाह यानी शाहिद, जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब स्कूल जा रहा था तो नाम क्या है आपका? मुजाहिद अली। मुजाहिद, क्या देखा आपने, अब बताओ। मैं सुबह स्कूल जा रहा था, मेरे साथ 2 दोस्त और भी थे, एक का नाम इत्तेज़ाज़ है, दूसरे का नाम सुहेल है। मैं जब स्कूल जा रहा था तो हम थोड़ा रास्ता पार कर चुके, तो जब पीछे मोड़ कर देखा तो ये इसको खुदकश को हमने देखा, तो फिर हम रुक गए और उसको भी अपने साथ रुका दिया। आपको कैसे पता चला कि ये खुदकश है? वो हमारे स्कूल का नहीं था और उसने यूनिफॉर्म भी स्कूल का पहना हुआ था। हाँ, मैंने उसकी तलाशी ली और उसको कहा नहीं कि मैं तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। मैंने उसकी तलाशी ली और हाथों में उसके ग्रेनेड थे, और जब मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं तुमको प्रिंसिपल लाता हूँ, तो जब मैं 20 फासले पर गया तो इत्तेज़ाज़ हसन को देखा। इत्तेज़ाज़ हसन को मैंने कहा कि खुदकश है। इत्तेज़ाज़ हसन ने दौड़ना शुरू किया उसकी पकड़ने के लिए। जब मैं 50-60 कदम फासले पर गया तो बम ब्लास्ट हो गया। आपने जब उसकी तलाशी ली, क्या महसूस किया? उसके जिस्म के ऊपर, जैसे कि आपने देखा, उसके हाथों में ग्रेनेड थे, इसके अलावा क्या कुछ उसने इक्विपमेंट लगाया हुआ था? उसने जैकेट पहना हुआ था और मैंने उसको नहीं कहा कि तुम खुदकश हो, बस। लेकिन आप समझ गए? मगर मैं समझ गया। अच्छा, जो खुदकुश बमबार था उसकी कितनी उम्र थी, उसका हुलिया कैसा था? उसकी उम्र 17-18 साल थी और वो भी इत्तेज़ाज़ की तरह मोटा था। आपने उससे कुछ पूछा तो उसने आपके सवालों को क्या जवाब दिया? जब आपने उससे कहा कि आप तो यहाँ के नहीं लगते हो, आप कौन हो, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ से आया हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी भी नहीं देखा है। फिर उसने कहा कि मैं क्वार्ट से आया हूँ यहाँ दाखिला करने। कोई खौफ था उस वक्त उसके चेहरे पर? उसकी घबराहट वाज़े हो रही थी? जब मैंने उसको रुका दिया तो वो बहुत घबरा हुआ था। फिर मैंने उसको कहा कि मैं प्रिंसिपल को लाता हूँ, वो बहुत भी घबरा हो गया। तो फिर वो वहाँ खड़ा हो गया। मैंने इत्तेज़ाज़ हसन को कहा कि खुदकश है। इत्तेज़ाज़ ने दौड़ना शुरू किया उसको पकड़ने के लिए। आपके कहने पर, आपके बताने पर भी इत्तेज़ाज़ पीछे नहीं हटा वो और उसकी जानिब दौड़ा? नहीं, पीछे नहीं हटा और उसको पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, मुझे बताओ, इस पूरे वाक़े के बाद आपने इतनी बहादुरी का मुज़ाहरा किया और आपने खुद तलाशी ली, ये कहाँ से सोच आई आपकी कि मैं इसको तलाशी लेता हूँ? यहाँ तो लोगों को पता चलता है, घबरा जाते हैं, फौरन ही भाग जाते हैं। तलाशी लेना तो बड़ी दूर की बात है, और उसके नज़दीक जाना, उससे मालूमात हासिल करना। मैंने कहा कि हम अपनी कौम पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। हम सब इब्राहिम ज़ई वाले सब शिया, हम मौत से डरते नहीं। हम सब कहते हैं कि शहादत मार्ग हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे आर्मी चीफ साहब ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया था इस बहादुरी, इस जुर्रत की वजह से। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है और उसने बताया कि किस तरह से उसने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। और बार बार मीडिया के ऊपर जो है वो तशहीर की जाती है कि जब आप अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी होते हुए देखें तो उस पर ज़रूर जो है उस पर एक नज़र रखें और काबू करने की कोशिश करें, और अपने तई जो भी कर सकते हैं इक़दाम ज़रूर करें। हमने यहाँ पर उसका अमली मुज़ाहरा भी देखा कि किस तरह से इस नौजवान ने न सिर्फ उस खुदकुश बमबार की शिनाख्त की, बल्कि उसके पास गया, घबराया नहीं, उससे इन्फॉर्मेशन हासिल की, लेकिन एतजाज़ जो है उससे नहीं रहा गया।
اس کے قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا تھا اور وہ ہم سب سے آگے بازی لے گیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں اعتزاز حسن کے والد مجاہد بنگش صاحب کے پاس، ان سے بھی کچھ بات کریں گے اعتزاز کی شہادت کے حوالے سے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ پہلے تو ہمیں بہت افسوس بھی ہے اور ساتھ ساتھ بہت خوشی بھی ہے کہ اعتزاز نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ مجھے بتائیے اعتزاز کی شہادت آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اعتزاز کا شہادت ہمارے لیے فخر ہے اور ہم اس پہ بہت بہت خوش ہوں اس شہادت پہ، اور اس نے اس طرح کام کیا کہ آپ نے جان پہ کھیل کے اپنا قربانی دے دی، لیکن اس طرح سینکڑوں گھروں کو، سینکڑوں ماؤں کو رلانے سے بچا دیا۔ جب اعتزاز کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچی اس وقت آپ لوگوں کے کیا تاثرات تھے؟ ٹی وی نیوز سے ہم کو پتہ چل گیا کہ ہانگو میں دھماکہ ہو گیا، پھر دوسرا خبر آ گیا کہ ہانگو ابراہیم زی اسکول کے باہر دھماکہ ہو گیا، ایک بچہ شہید ہو گیا۔ اس سلسلے میں میں سب سے پہلے ٹیلی فون میں نے اس شہید بیٹے اعتزاز حسن کو کیا۔ اس کا موبائل کا گھنٹی آ رہا تھا لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹیلی فون کیا تو ہم کو پتہ چل گیا بھائی کی طرف سے کہ میرا بھتیجا اور آپ کا بیٹا اعتزاز حسن شہید ہوا۔ تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہاتھ بلند کی 3 بار پاک پروردگار کی شکر ادا کی۔ لیکن اصل میں حفاظت تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی، کسی اور کی ذمہ داری تھی جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائے اور آج ہم اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی دینے پر مجبور ہو چکے ہیں؟ جب اس طرح سیکورٹی نہیں ہوئیں گے، اس طرح سیکورٹی نہیں ہوں گے، یہ قربانی تو ہم دیتے رہیں گے۔ بس یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، بس ایک شہید ہو گیا اور ایک بیٹھے، اور اس طرح اگر وقت آ گیا تو یہ بیٹا بھی قربانی کیا، اس طرح 10 بیٹے ہیں قربانی کے لیے تیار رہیں گے اور دیتے رہیں گے۔ آپ مطمئن ہیں 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے؟ پیسے کے تو کچھ مطلب میں کیا بولوں، پیسے اگر ہم کروڑوں لاکھوں اربوں مل جائیں تو مطلب پیسے کو کچھ اس طرح پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں مطلب ایسے کیا ہے۔ اعتزاز حسن کی والدہ کے کیا تاثرات ہیں اس پورے واقعے پر؟ اعتزاز جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس کا بھی یہ وہ ہمارے سے زیادہ اپنے بیٹے پہ شہادت کے پہ خوش ہے اور بہت ہی خوش ہے، فخر کر رہی ہے۔ میرا 2 بیٹے تھے، 2 بیٹی تھی، یہ سب سے چھوٹا تھا۔ تو اگر آپ بولے کہ کھانے پینے کے لیے، لیکن جیسے خدا نے اس کو بدن بھی موٹا دیا تھا، اس طرح مطلب دل بھی موٹا دیا تھا، اور کھانے پینے کا مطلب ہر ایک چیز کا مطلب جو بھی ملتا تھا شوق سے کھاتا تھا۔ کوئی ایسی یاد، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو چھوٹے ہوتے ہوئے اعتزاز کے حوالے سے، وہ یاد جو آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو، جب بھی آپ اعتزاز کو یاد کریں وہ یاد آپ کو آ جائے؟ جی، آپ نے جو پوچھی نہیں تو سن لو۔ اعتزاز حسن میرا بیٹا نہیں تھا، میرا ایک دوست تھا۔ جب میں مطلب ملک آتے تھے چھٹی پہ تو وہ جیسے ماں اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں، اس طرح اعتزاز میرے کو تیار کر کے بولتے مطلب سب کچھ پہنا، کپڑے، جوتی، جراب، بوٹ پہنا کے اب بولتے ابھی ریڈی ہے بابو، چلو چکر کے لیے۔ تو بس یہ ایک یاد ہے اعتزاز سے۔ بس جب گھر آئیں گے تو شکر الحمدللہ، اور لاکھ لاکھ شکر پروردگار کی ادا کروں کہ شکر ہے پروردگار کہ آپ نے میرے بیٹے کو شہادت دی ہے۔ اعتزاز حسن کے اہل خانہ سے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ان کے والد سے ہم نے بات کی، اب ان کے کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر بنگش، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم مدثر، بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ اعتزاز تو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور آپ کا کزن تھا، کیا یادیں ہیں آپ کی یہ اعتزاز کو لے کر؟ وہ ایک بہت ہی ملنسار، سب کو ہنسانے والا، بہت ہی جولی بچہ تھا۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی جس کا خمیازہ آج ہمارے بچے بھگت رہے ہیں؟ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے،
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوں. یہ صرف اعتزاز نے، اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں. ہر بندہ اس ملک کا ایک فوجی کی طرح رہے، اس ملک کی حفاظت کرے. اگر اس دن یہ اعتزاز حسن بنگش آگے نہ بڑھا ہوتا تو آج اس گاؤں میں آپ صرف اعتزاز حسن بنگش کی شہادت کی اس کے لیے نہ آئے ہوتے، اس کی کوریج کے لیے. آج آپ 300 400 500 بچوں کی شہادت کی کوریج کے لیے یہاں ہوتے. وہ اعتزاز بس حسن بنگش کی قربانی ہی تھی جس نے اتنی ماؤں کو رلانے سے بچایا اور خود کو فنا کر دیا. کہتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی. This update is brought to you by Sindh Bank. کراچی تا کشمیر، ترقی بے نظیر. پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں وقت آ گیا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے. انسداد دہشت گردی پالیسی پر بحث کی مناسب جگہ قومی اسمبلی ہے. عمران خان کہتے ہیں چیئرمین نادرا سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا. چیف جسٹس نوٹس لیں، جب طالبان سے مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے تو ناکام کیسے ہو گئے. نواز شریف اے پی سی بلا کر بتائیں کہ مذاکرات کا کیا بنا. لاہور ڈرامے کا فوری ڈراپ سین، پولیس نے پسند کی شادی نہ ہونے پر خودکشی کی دھمکی دینے والے مسلح نوجوان کو قابو کر لیا. گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں، پھر آؤں گا، مسلح عاشق کی میڈیا سے گفتگو. بھی پسند کرو تو میری تو جتنی بھی پولیٹیشنز ہیں وداؤٹ ڈسکریمنیشن سب سے یہی اپیل ہے کہ جو سیکیورٹی پلانز وہ خود کے لیے کرتے ہیں، جو وہ خود کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچیں، باقی نیشنز کے لیے بھی وہی سوچیں. وہ خود ہیلی کاپٹر میں آ کے فل پروف سیکیورٹی پہلے سے جگہیں جو ہیں سرچ ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں، یہی سیکیورٹی آپ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی دیں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ سیکیورٹی آپ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی دیں، یہی تقاضا ہے یہاں پر جو اہل خانہ ہیں ان کا. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ اعتزاز کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی گئی، جو گوگے وہ سے نبرد آزما ہوا کیونکہ وہ ایک دلیر بچہ تھا، مسلمان بچہ تھا اور ایک طاقت رکھتا تھا اپنے اندر، اور وہ سے نبرد آزما ہوا. لیکن اصل میں جن لوگوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہے، ریاست اور حکومت وقت اور خیبر پختونخوا کی حکومت، وہ ابھی بھی گھبراتے ہیں، وہ ابھی بھی ڈرتے ہیں اور وہ رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ووٹ کی طاقت ان کے پاس موجود ہے، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ اوپنلی کنڈیم بھی نہیں کرتے ہیں طالبان کو، وہ اوپنلی کھل کر اس کی بات بھی نہیں کرتے ہیں. یہ سوال آج اٹھائے ہم نے پروگرام میری قوم میرے ملک میں. آگے بڑھیں گے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے. اس وقت ہم موجود ہیں ابراہیم زئی کے علاقے میں اور اس محلے میں موجود ہیں جو اعتزاز حسن شہید کا محلہ ہے. کبھی وہ انہی گلیوں میں گھما پھرا کرتا تھا، انہی گلیوں میں اس کی زندگی گزری ہے، انہی گلیوں میں پل کر وہ جوان ہوا. یہاں پر جو مکین ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار اور کچھ کزنز بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اعتزاز حسن شہید کو لے کر ان کے دلوں میں کیا یادیں تازہ ہیں. اعتزاز کے بارے میں مشہور تھا کہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا. کتنا آتا تھا آپ کی دکان پہ؟ بہت آتا تھا، بہت شوقین تھا، کھانے پینے کا بہت شوقین تھا، بہت ہیلدی تھا. بس روزانہ ایک دفعہ آتا تھا. آپ کا علاقے کا نام ابراہیم زئی پہلے کبھی سننے میں بھی نہیں آتا تھا، اب پورے دنیا میں ابراہیم زئی کا نام لیا جا رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا اس طرح آپ کی دکان پر آنے والا ایک لڑکا کل کو آپ کے ملک کا، آپ کے علاقے کا نام اتنا روشن کرے گا؟ وہ میرا بانجا تھا، سمجھے نا، میرا بانجا تھا. میرا اسی گھر میں ہم سب رہتے تھے اور بہت یاد آتا ہے. کیوں یاد نہیں آتا؟ کچھ نہیں، بس اس کی ہم میڈیا سے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو رونا آتا ہے، سمجھے، بہت یاد آتا ہے.
बहुत बड़ी जिम्मेदारी की, क्योंकि 400-500 आदमियों का बच्चों का जो है ना ज़िंदगी बचा लिया इसने। बहुत हेल्दी था वो, और ना दूसरा आदमी खुदकश किया कि जा सकते, नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। लेकिन हेल्दी होने के साथ साथ, जिसामत के साथ साथ एक जिगर चाहिए, एक दिल चाहिए जो उसके पास था। जिगर था उसके पास, इसलिए तो इसने दूसरे बच्चों को बचाया कि दूर हटो, मैं पकड़ता हूँ उसको। आगे हो गया, पकड़ लिया उसको, धक्का दिया तो धक्के के साथ वो ब्लास्ट हो गया। कौम, मुल्क, सल्तनत का नाम एतजाज ने रोशन कर दिया। ऐसा रोशन किया कि बस ऐसे जैसा कोई पाकिस्तान में भी नहीं होगा, जैसे इसने किया ना, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। शहीद तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन जिस बहादुरी से सामने से मुकाबला किया, जिस बहादुरी से इसने मुकाबला किया, याद पूरे दुनिया में याद रहेगा। ये दहशतगर्द जो हैं, ये ना मुसलमान हैं, ना इंसान हैं, जानवर हैं। जी व्यूअर्स, हम आपको लेकर गए एतजाज हसन के स्कूल और हमने आपको उनकी फैमिली से भी मिलवाया। अब इस वक्त हम मौजूद हैं हुकूमती अहदेदारों से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह आफरीदी साहब, जो कि मुआविन खुसूसी हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के। मुझे बताइएगा कि सब यहाँ पर, आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, नज़र लगाए हुए थे, सब उम्मीद कर रहे थे कि परवेज़ खटक साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे, वो क्यों नहीं आए? देखिए जी, वो सीम साहब ही आना चाह रहे थे, और सीम साहब की तबीयत कुछ, उसको आपको जी पता है, वो उनकी कमर की बीमारी है, वो आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। इस वजह से सीम साहब ने 2 काबीना के मेंबरान, जिसमें एक मैं और एक अमजद आफरीदी, जो दोनों काबीना के मेंबरान हैं, और साथ हमारे सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात इश्तियाक और को भेजा गया। तो ये सीम साहब की हुकूमत की भी आप चीफ मिनिस्टर की उसकी तरफ से आए हैं जी। हमें अफसोस है लेट आने पे, लेकिन हमने आना था। हमें ये नहीं है कि हमारे, आप देख लीजिए, हम अभी भी पब्लिक में हैं, पब्लिक में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल हमारी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, सबको पता है जी। इस वक्त हम मौजूद हैं इश्तियाक उर्मर साहब के साथ, जो कि सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे बताइएगा कि इतने दिन गुजरने के बाद क्यों आई है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, उसके लिए हमने माजरत भी की है कि हम तो लेट हो गए, सीएम साहब की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसी वजह से लेट हो गए। लेकिन हम यहाँ पे आए अभी, और यहाँ पे खड़े भी है, और हम इस बात की भरपूर मजम्मत भी करते हैं। अच्छा सर, तबीयत ख़राब होने की तो जब भी बात की जाती है, मुशर्रफ साहब भी कहते हैं तबीयत ख़राब हो गई, वो नहीं आते वहाँ पर। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, शायद सीएम साहब आएंगे, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर तो तबीयत ख़राब होना एक बहाना बन गया। नहीं, इस तरह भी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो यहाँ पे, मैंने भी बात की कि यहाँ से पार्टियों से बालतर हो कि इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, और इस मुल्क की जो हालत है, हम तो 2004 से खान साहब की आवाज़ उठा रहे हैं, इमरान खान कि हमारी जंग नहीं, इस जंग से हमें निकलना होगा, तो यही सुकून होगा, यहाँ पे अमन होगा। जब तक हम इसी जंग में रहेंगे तो हज़ारों एहतजाज इस तरह शहीद होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरह से जंग तो पीटीआई की हुकूमत और आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसके दरमियान भी बनी हुई है। वज़ीर आला साहब कुछ और कहते हैं, लीडरशिप की तरफ से कोई और बयान आता है। उस जंग से निपटेंगे तो फिर इस जंग से निपटेंगे ना सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें होती हैं बाज़ चीज़ों में, होता है गवर्नमेंट के अंदर बहुत से मसाइल होते हैं। इमरान खान साहब ने बड़े शदीद तनकीद का इजहार किया है। इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उनको पता भी था कि यहाँ पे कुछ मसले मसाइल है, और उसी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी मसाइल में से निकल के इस कौम की लिए खिदमत करें। चले ठीक है, वो पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आया, जनाजे में किसी बंदे ने शिरकत नहीं की। एक तरह से बयानात तो दे सकते थे ना, दिल से तो बुरा समझे, अगर आप जंग नहीं कर सकते, जहाद, दिल का जहाद तो करे। नहीं, आज अखबारात आप उठा सकती है, उसमें आप देखिए भरपूर मजम्मत की हमने इस चीज़ पे, और हमें लेट पता चला है, और हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो भी नहीं पहुँचे, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम उससे पूछेंगे कि वो क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि हर इलाके का अपना एक नुमाइंदा होता है, उनको पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँचे, इसी वजह से वज़ीर साहब को थोड़ा सा लेट इन्फॉर्म हुआ। चले, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे वाक़े के बाद एक शहीद हो गया, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो वैसे दहशतगर्दी की जद में है, क्या अभी भी आप लोग मुज़ाकरात के हामी हैं? देखिए, ये जंग 9 साल से जारी है, और हम यही कह रहे हैं कि 9 साल में इसका कोई नतीजा ही नहीं निकला है। अगर 9 साल 10 साल और भी चलेगा तो आखिरी जो उस पे आएंगे तो फिर मुज़ाकरात पे हम आएंगे।
तो मेरा ख्याल यही है कि इस खत्ते पे यहाँ पे सुकून अगर आएगा तो सिर्फ अमन की वजह से आएगा। लेकिन अब तो तहरीक तालिबान के अक्सर जो नुमाइंदे हैं, खासतौर पर चौधरी असलम साहब की शहादत के बाद FIR में उनको अब उनके नाम दर्ज कर दिए गए हैं, अब तो वो मुल्जिम हो गए हैं, तो मुल्जिम के साथ कैसे मुज़ाकरात हो, तो कलदम होते हैं? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो जनरली बात कर रहे हैं। तालिबान में बहुत से उसमें है जो अमन के हामी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो किस ग्रुप से करेंगे, कितने ग्रुप से, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हुकूमत भी नहीं अभी तक कर पाई, सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे सामने नहीं है, आप कैसे करेंगे? APC में ये मैंडेट हमने उसको दिया था, कौमी उसको दिया था, कौमी हुकूमत को दिया था, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको दिया था। उनका भी काम है कि किस तरह उस तरीके जाते और उन लोगों से मुज़ाकरात। अगर हम ये कहें कि हुकूमती नुमाइंदे हों या दीगर पार्टी से जिन रहनुमाओं का ताल्लुक हो, कोई भी एक हुकूमत अमली अभी तक कोई वजह नहीं कर पाया है, स्टांस किसी का भी क्लियर नहीं है, कोई मजम्मत करता है, कोई मजम्मत नहीं करता है, और यही पॉलिसी यहाँ पर अमल पे रहा है। कितने एहतजाज आएंगे, अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे, ये हम नहीं जानते। इस वक्त हम मौजूद हैं निगहत और अगजई साहिबा के साथ, जो कि MP हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मैम, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तो बहुत अरसे के बाद होश आया यहाँ पर आने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पूरे वाक़े के ऊपर क्या स्टांस है? परवेज़ खटक साहब चूँकि एक 30 साला तजुर्बाकार सियासतदान है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने इतनी उम्र जो है तो इतनी अच्छी पॉलिटिक्स की है, तो अभी PTI में आके उनको क्या हो गया है? देखें जी, इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हमारा बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक क्लियर स्टांस है। हम लोग ना इधर हैं ना उधर हैं, हम बिल्कुल सामने हैं और हम समझते हैं कि अब मुज़ाकरात का टाइम जो है, मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, जो कि चौधरी निसार कल खुद कह चुके हैं कि मुज़ाकरात करना भी मुश्किल है, ऑपरेशन करना भी मुश्किल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्वात में परचम लहराया, तो क्या वजह है कि हम लोग यहाँ से उन लोगों को जो मुसलमान ही नहीं है, वो लोग जो कि बाहर से आके हमारे शहीद हमारे लोगों को करते हैं, और एक बच्चा जिसने के कई 100 बच्चों की माओं को रुलाने से जो है तो वो बचा लिया, तो जब एक बच्चा जो ऐसा एक्ट कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम बेहिस क्यों हो गए हैं कि हम ना फ्लोर पे बात हमें की, और जो लोग बात करते भी हैं उनको खुल के बोलने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि अब हमने लड़ना है इन दहशतगर्दों के साथ। ये दहशतगर्द जो हैं ये ना मुसलमान है ना इंसान है, जानवर हैं। मुसलमानी जो है वो मुसलमानी थी एतजाज में, मुसलमानी थी चौधरी असलम में, मुसलमानी थी मलक साद में, मुसलमानी थी सिफत गयूर में, मुसलमानी थी आबिद अली में, मुसलमानी थी उन 50,000 लोगों में जो कि यहाँ के लोगों ने शहादतें देकर और अपना खून जो है तो इस धरती के लिए बहाया है। मुझे आप ये बता दें कि दहशतगर्द जो हैं उनके जनाजों पे बैन करने वाले, उनके जनाजों पे उनको शहीद कहने वाले आज कहाँ पे हैं? वो तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उनमें से क्या कोई आया है आज इस शहीद के लिए दुआ करने के लिए? कोई नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद एतजाज हसन की कब्र पर, उनके मामू मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, किस शान से आपने देखा कि एतजाज हसन को दफनाया गया? जिसकी शहादत पर हम बहुत फख्र करते हैं, और दूसरा ये कि आप से मीडिया वालों के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि कोई भी मीडिया वाले यहाँ आ गए और इज़्ज़त अफजाई की हमारी, और इसके लिए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर मीडिया वालों तक सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये बता दूं कि पठान की शान उसकी गैरत होती है, जिसकी गैरत ना हो तो क्या आदमी होगा, क्या शान होगी उसकी। और ये बचपन से ही बड़ा दिलावर और बड़ा गैरतमंद था, और हमारे ख़ानदान में जिस तरह हमारी बिरादरी बड़ी है, 3 बिरादरियाँ मिला के एक बिरादरी है हमारे 3 शहीद गाँव पे गुजरे हैं, और यह है कि इस पर हम बहुत फख्र करते हैं। जिस तरह की जब जनाजा लाया गया, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन दस्तों में इतने पते नहीं हैं जितने के लोग यहाँ मौजूद थे, और मीडिया वाले तो इतने सारे 150 से ज़्यादा कैमरे तो मैं गिन चुका हूँ, और सिक्योरिटी पुलिस और दूसरे ये एजाज़ात जो आपके सामने यहाँ पड़ी हुई हैं, तो हम इस काबिल नहीं थे जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, और हमें बहुत बहुत फ़ख्र है कि हमें शहीद का घराना कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ख्र है शहीद का घराना कहलाने पर। ये कब्र आप देख सकते हैं जिस कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन यकीनी तौर पर जो शान इस कब्र की है, जो शान शहीद एतजाज हसन की कब्र की है, वो दीदनी है। हम भी फातिहा पढ़ेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि इस शहीद के लिए एक मरतबा ज़रूर फातिहा कीजिए। चलता तो उनकी
सारा दिन आज हम मौजूद रहे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डिस्ट्रिक्ट हंगू में, इब्राहिम ज़ई का वो इलाका जहां एतजाज़ हसन ने जामे शहादत नोश किया। और आप देख सकते हैं कि एतजाज़ हसन की कब्र पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम तर जो पाकिस्तान की आला क़यादत है, रियासती इदारों के जो आला सरबराहान हैं, उनकी जानिब से आप यहाँ देख सकते हैं कि फूल निछावर किए गए हैं, शील्ड पेश की गई है। एतजाज़ हसन शहीद को इंटरनेशनल ब्रेवरी अवार्ड यंगेस्ट हीरो ऑफ पाकिस्तान टू शहीद एतजाज़ हसन बंगश। और नाजरीन, यही वो शहीद है जिसके बारे में आज हमने मेरी कौम मेरे मुल्क में आपको बताया, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और यकीनी तौर पर यहाँ आने के बाद हमें एहसास हुआ है कि एतजाज़ हसन तो आज हमसे जुदा हो चुका है, लेकिन जो पैगाम वो देकर चला गया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। रियासत की जिम्मेदारी तो ज़रूर होती है कि वो हमारी हिफाजत करे, लेकिन एक बहुत बड़ा पैगाम शहीद एतजाज़ हसन ने भी दिया है कि हम सब पर पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते भी, भाई भाई होने के नाते एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आयद होती है। और कौल है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और यहाँ एतजाज़ हसन ने एक नहीं सैकड़ों जानों को ज़ाया होने से बचाया है। और इसी पैगाम के साथ कि हम सबको अल्लाह ताला ऐसी ही ईमानी क़ुव्वत से लबरेज़ करे, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जहाँ भी हो अपना ख्याल रखिएगा। मेरी कौम मेरे मुल्क से आज सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।